प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने पाठ 1 को समाप्त किया है। आज हम दूसरे और नए पाठ की शुरुआत करेंगे। कक्षा 9 अध्याय 2 मानव संसाधन के रूप में, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, एक देश में संसाधन को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पूंजीगत संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन में आता है खनिज, जल, वन आदि, ये प्राकृतिक संसाधन में आता है। पूंजीगत संसाधन में क्या क्या शामिल है? इमारत, संयंत्र, मशीन, उपकरण आदि, ये आता है। अब है कि मानव संसाधन। मानव संसाधन मानवीय संसाधन। मानव संसाधन को हम मानवीय संसाधन के रूप में जानते हैं। इसका आशय होता है कि मनुष्य में उसका गुणवत्ता का विकास होना, उसके आकार का विकास होना, यानी मनुष्य के आकार और उसकी गुणवत्ता, ये मानव संसाधन में आता है। इसी 3 विषयों पर में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। मानव संसाधन या मनुष्य संसाधन परिसंपत्ति कैसे बनता है, इसको हम आज आपको बताएंगे। यह क्या है? एक देश की जनसंख्या को 2 तरह से हम देख सकते हैं। एक है परिसंपत्ति के रूप में, दूसरा है बोझ या दायित्व के रूप में। इन 2 तरीकों से हम किसी देश के मानव संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, परिसंपत्ति के रूप में का आशय है कि जनसंख्या को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति के रूप में देखना। दूसरा है कि मानव संसाधन के रूप में इसका आशय होता है, इसका मतलब होता है कि मानव के अंदर की गुणवत्ता, कौशल और कार्य क्षमता का विकास। जब मनुष्य के अंदर में उसकी गुणवत्ता का, उसके कार्य क्षमता का जब विकास होगा, तब वह मानव संसाधन के रूप में जाना जाएगा। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक नकारात्मक पहलू हो सकता है, एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। नकारात्मक, मानव के नकारात्मक पहलुओं में आपको खाद्य और रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण सुविधाएं आदि की समस्या आती है। इन सारी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। ये समस्या क्यों आती है? खाद्य की समस्या क्यों आती है? रोजगार की समस्या क्यों आती है? शिक्षा की समस्या क्यों आती है? आवास की समस्या क्यों आती है? पर्यावरण की समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है? ये समस्याओं के आने के कई कारण हैं। एक तो जनसंख्या का बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या होना, और दूसरा है जनसंख्या में तीव्र गति का वृद्धि। यानी 2 कारणों से ये समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा पहलू सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू में क्या आता है? सकारात्मक पहलू में आता है कि शिक्षा, प्रशिक्षण,
आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण आदि में निवेश, ये सब जो है हमारे सकारात्मक पहलू हैं। आज ये जो सब कुछ हो रहा है इस मानव के कारण हो रहा है। तो ये दोनों पहलुओं पर हम चर्चा किए, एक नकारात्मक पहलू और एक सकारात्मक पहलू। अब हम मानव को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में देखते हैं कि एक मानव किस प्रकार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोर देता है, किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है, कैसे उसमें शरीक होता है, इसको आप जानेंगे। जनसंख्या मानव पूंजी कैसे बनती है? जनसंख्या मानव पूंजी कैसे बन जाती है, इसको आप देखेंगे। जब हम स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर निवेश करते हैं, तब जो है जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। तब यह जनसंख्या जो है एक मानव पूंजी के रूप में उभर करके सामने आती है, एक मानव पूंजी बनती है। जब हम इस पर निवेश नहीं करेंगे तो एक मानव पूंजी के रूप में उभर करके एक अच्छे तरीके से यह सामने नहीं आ सकता है। देखिए, मानव पूंजी का आशय क्या है? मानव पूंजी का मतलब क्या है कि मानव की कार्य कुशलता, रोजगार क्षमता, ज्ञान या उद्यम, मनुष्य जो है कौशल का, ज्ञान का और उद्यम का स्टॉक माना जाता है। जैसे हम उसके एक मनुष्य के ऊपर पूंजी का निवेश करेंगे, जैसा उसके ऊपर हम खर्च करेंगे, वैसे ही उसके अंदर विकास होगा, वैसा ही वो बनने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि एक मनुष्य के ऊपर जिस तरह की पूंजी हम खर्चा करेंगे उसी तरह का वह मानव बन करके तैयार होगा। अगर हम कम खर्चा करेंगे तो वह कम ज्ञान वाला, कम बुद्धिमान और कम उद्यमी बनेगा। लेकिन अधिक पूंजी खर्चा करेंगे तो उसके अंदर कौशल क्षमता अधिक बनेगा, कार्य कुशलता अधिक होगी, वह बुद्धिमान और उद्यमी बन जाएगा। आपको देखिए, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास जो है यह क्या है? यह तो जैसे हम मानव के ऊपर अपने पूंजी को लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो उसकी कार्य कुशलता, उसकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, उसमें वैसा विकास होगा। अगर नहीं करेंगे तो उसमें विकास नहीं हो सकता है। इसका मतलब ही होता है कि मानव पूंजी के निर्माण का अर्थ ही होता है कि उसमें अधिक हमने पैसे को खर्च किया है, उसको अधिक ज्ञानवान, प्रकाशवान हमने उसे बनाया है और रोजगार मुखी बनाया है, तब वह वैसा बन करके तैयार हुआ है। मानव विकास का महत्व क्या है आपको ये बता दें। देखिए, जिस प्रकार से एक देश के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का, भौतिक संसाधन का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से एक मानव संसाधन का भी महत्व है, जिसको हम नीचे आप उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए,
किसी कार्य के लिए एक कंप्यूटर पर किसी अशिक्षित व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसको कंप्यूटर की कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन वही जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति को कंप्यूटर पर बैठा दिया जाए तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही कुशलतापूर्वक वह कंप्यूटर पर कार्य कर लेगा, उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार एक अशिक्षित व्यक्ति को मशीन पर लगा दिया जाए तो कि तो वो मशीन को तोड़ देगा और नहीं तो वो अपना शरीर को तोड़ फोड़ लेगा। लेकिन वही एक प्रशिक्षित कर्मचारी को, एक प्रशिक्षित व्यक्ति को अगर मशीन पर लगा दिया जाए तो बड़ी ही बारीकी से, बड़े ही अच्छे ढंग से मशीन को चला लेगा, उसको संचालन कर लेगा। तो प्रशिक्षण जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तभी वह व्यक्ति कुशल हो सकता है, तभी मानव संसाधन का विकास हो सकता है, मानव पूंजी बन सकता है। जब तक उसको हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक वह मानव विकास या मानव पूंजी नहीं बन सकता है। आपको और कुछ भी बताएं, देखिए आपको जानकारी होगी, हरित क्रांति की बात आप जाने होइएगा, सुने होइएगा। जब मनुष्य ने तकनीकी के क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त किया, जब जानकारियाँ मिली और जैसे ही जानकारी आई तो उसका उपयोग मनुष्य भूमि के उत्पादन शक्ति में किया और जिससे भूमि की उत्पादकता बढ़ गई। उसी प्रकार से आईटी के क्षेत्र में आप चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप जाइए, जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान मानव का होता गया वैसे वैसे नए नए कार्य कुशलता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे मानव संसाधन का विकास होता चला गया। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि मनुष्य एक संसाधन है, तो जितना पूंजी हम एक मानव के ऊपर खर्च करेंगे वैसा ही वो संसाधन बन करके उभरेगा। अगर हम अच्छा संसाधन पैसे खर्च नहीं करेंगे मनुष्य के ऊपर तो एक अच्छा संसाधन बन करके वो उभर नहीं सकता है, उसको कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि हर माता पिता को यह कहा जाता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे विद्यालयों में पढ़ाना, अच्छे पैसे खर्च करना, अच्छे ज्ञान प्राप्त करना, ये सब उनको प्रेरित किया जाता है। कहा जाता है कि जब ये करेंगे तो उनके बच्चे गुणवान होंगे। आज हमारे देश में डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पद पर काम करने वाले लोग हैं, उनके माँ पिताजी उनके ऊपर अधिक पूंजी लगाया है, पूंजी खर्च किया है, निवेश किया है, तो अब आज वो डॉक्टर इंजीनियर बन करके ऊंचे पदों को सुशोभित कर रहे हैं और अधिक पैसे का अर्जन कर रहे हैं। देश बड़ी जनसंख्या होने के कारण शक्तिशाली नहीं माना जाता, संपत्तिशाली नहीं माना जाता। किसी देश की जनसंख्या अगर अधिक हो तो वह देश धनी नहीं है। लेकिन जिस देश में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, तकनीकी का विकास हो, जिस देश की जनता, जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा कार्य कुशल हो, वह देश अमीर माना जाता है, वह देश धनी माना जाता है। जिस देश में ज़्यादा डॉक्टर होंगे, ज़्यादा इंजीनियर होंगे, ज़्यादा तकनीकी विकास होगा, वह शक्तिशाली देश होगा। न कि ज़्यादा जनसंख्या होगा वो शक्तिशाली होगा। अब देख लीजिए, जापान एक छोटा सा देश है, उसके पास बहुत अधिक ज़मीन भी नहीं है, लेकिन कम जनसंख्या होने के कारण, कम ज़मीन होने के कारण भी उसके पास तकनीकी विकास है, तो वह आज दुनिया का विकसित राष्ट्र है। हमारे पास पर्याप्त जनसंख्या, अधिक जनसंख्या है, लेकिन हमारे पास उतनी तकनीकी विकास अभी नहीं हो पाया है, इसलिए अभी हम विकासशील राष्ट्र के गिनती में हैं। आपको दो कहानी हम बताते हैं, इन दोनों कहानियों के माध्यम से आप जानेंगे शकल और उसका एक मित्र।
ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सकल और विकल दोनों एक गांव के रहने वाले हैं। सकल 12 वर्ष का है और विकल 11 वर्ष का है। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। सकल के घर में उसके माँ पिताजी हैं, उसके एक चाचा हैं। उसके चाचा मैट्रिक पास करके घर में बैठे हुए हैं। सकल के माता पिता सकल को पढ़ाने की चेष्टा करते हैं। बगल के ही एक स्कूल में उसका नाम लिखवाते हैं। सकल पढ़ता लिखता है और पढ़ लिख करके इंटरमीडिएट उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास करता है। इन परीक्षाओं के पास करने के बाद उसके माता पिता उसके पढ़ाई जारी रखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। और इस प्रकार से वह एक कंप्यूटर कोर्स में नामांकन कराता है। कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उसकी नौकरी जो है उसी के ही बगल में एक कंप्यूटर के फॉर्म में उसकी नौकरी लग जाती है। वह कंप्यूटर का काम करना शुरू कर देता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो विकसित कर देता है जिससे कंपनी के फॉर्म के बिक्री बढ़ जाती है। वो कंपनी इसके ऊपर खुश हो जाती है और इसके पद को बढ़ा देती है, इसके वेतन को बढ़ा देती है। ये अधिक आय अर्जन करना शुरू कर देता है। ठीक इसका जो एक मित्र विकल है, वो एक मछुआरे का बेटा है। वो 2 साल का ही रहता है तो उसके पिताजी की मौत हो जाती है। उसकी माँ जो है गांव के ज़मींदारों के पोखरे से मछली खरीदती है, बाज़ारों में बेचती है। एक छोटा मोटा 20 से 30 रुपये की आय अर्जित करती है। उसी से अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। विकल को गठिया का रोग हो जाता है। वो उतना ही आय में उसकी माँ उसकी इलाज भी करवाती है, लेकिन उचित चिकित्सा नहीं मिल पाता है। वह घर पर बैठ जाता है, स्कूल भी नहीं जा पाता है। वो अपने भाई बहनों को दिन भर खिलाता है, माँ को खाना बनाने में मदद करता है। और जिसके इसी कालक्रम में उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, घर पर बैठ जाती है। तो विकल भी क्या करता है, वही रोज़गार शुरू कर देता है जो उसकी माँ करती है। वो भी मछली ज़मींदारों के पोखरों से लेता है, बाज़ारों में बेचता है, एक छोटी मोटी आय प्राप्त करता है। उसी से माँ और अपने अन्य भाइयों की खर्च चलाता है। माँ का ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाता है। तो देखिए, ये दोनों मित्र रहे, लेकिन एक ने पढ़ा लिखा, उसकी आय बढ़ गई, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। लेकिन वही एक मित्र जो नहीं पढ़ा लिखा, अस्वस्थ हो गया, उसकी सही चिकित्सा भी नहीं मिल पाई, उसकी आय कम हो गई, दोनों में अंतर हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव को एक विकासशील संसाधन के रूप में, एक मानव को पूंजी निवेश के रूप में जाना गया है कि जैसे जैसे हम मानव के ऊपर पूंजी को खर्च करेंगे उतना ही वो अच्छा रोजगारमुखी कार्यकुशल क्षमतावान मानव बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।